हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था नेशनल इनकम, उस नेशनल इनकम को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, या फिर हमारी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे तीन मेथड होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। कितने मेथड होते हैं? तीन मेथड। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन थ्री मेथड्स, विच इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की। सबसे पहले हमारा क्या आता है? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे हमारी क्या कहते हैं, आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरह से ये वर्ड देखने को मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कौन सा नया मेथड आ गया, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो हमारे वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? हमारे वैल्यू एडेड मेथड को हम लोग प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हमारे वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड को क्या क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड हमारा नेट आउटपुट मेथड। हम लोग बात करते हैं कि ये होता क्या है। जो नाम हमारा है ये वैल्यू एडेड। तो अब नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा है, वैल्यू एडेड यानी इसकी हर स्टेज में कुछ ना कुछ वैल्यू मेरी एड ऑन होती चली जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी इकोनॉमी जो है, वो पूरी हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो तीन सेक्टर्स पे बेस्ड है: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर भी जिनको कहा जाता है। तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली तीन सेक्टर पे डिपेंड करती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड होता है, या वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड है, या नेट आउटपुट मेथड है, या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड है, या फिर प्रोडक्ट मेथड है, कुछ भी नाम आप कह सकते हैं। ये जो मेथड है ये क्या करता है कि मेरे डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उन सबका एडिशन करके हमें एक मार्केट वैल्यू बताता है, और वो मार्केट वैल्यू मेरी कहलाती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट था, जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, वो रॉ मटेरियल हमें कहां से मिलते हैं? प्राइमरी सेक्टर से। यानी कि जो भी हमारे रॉ मटेरियल होता है या फ्रेश मटेरियल होता है, वो कहां से आता है? प्राइमरी सेक्टर से आता है। प्राइमरी सेक्टर से आने के बाद हम उसको सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं, यानी अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, या जहां पे हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, फर्म्स होती हैं, जो उन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं सेमी फिनिश गुड्स में या फिर फिनिश गुड्स में। इसी इंडस्ट्री में जब ये मेरा वर्क परफॉर्म हो रहा होता है मेरे गुड्स को रिफाइन करने का, इसीलिए इसको नाम दिया गया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, क्योंकि हमारे जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी गुड्स हैं, वो हमारी इंडस्ट्री से होके गुजरते हैं या इंडस्ट्री में उनका पूरा काम होता है, इसलिए उनको बोला जाता है इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। अब सबसे पहले क्या हुआ? हमने प्राइमरी सेक्टर में उनको प्रोड्यूस किया, फिर हमने क्या किया? सेकेंडरी सेक्टर में हमने उनको रिफाइन किया। फिर हमारा थर्ड आता है मेरा टेरिशरी सेक्टर या फिर सर्विस सेक्टर, जिसका काम होता है हमारे गुड्स या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना अमंग डिफरेंट मार्केट्स। यानी मेरे सेकेंडरी थर्ड सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर, उसका काम क्या होता है? जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, जितने भी प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में हुआ है, उस पूरे गुड्स या प्रोडक्शन को डिफरेंट मार्केट्स में अवेलेबल कराना या डिफरेंट लोगों तक उनको पहुंचाना। ठीक है, तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? वैल्यू एडेड मेथड में हमारे तीनों सेक्टर्स में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है और उन गुड्स पे जो भी वैल्यू एड ऑन होती जा रही है, वो पूरा प्रोसीजर मेरा कहलाता है वैल्यू एडेड मेथड। जैसे आपने राइस ग्रो कराया, आपने राइस उगाए, तो आपके जब आपने एग्रीकल्चर लैंड पे उसको ग्रो किया, फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने राइस ग्रो करा, उस 1 किलो राइस की वैल्यू आपके जब आप एग्रीकल्चर फार्म पे थे तब उसकी वैल्यू आ रही थी 12 रुपए। यानी 1 किलो चावल आपको कितने का मिल रहा था? 12 रुपए का। वो आए हमारे इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में उनको रिफाइन किया गया, जो थोड़ा खराब थे उनको अलग किया गया, जो अच्छी क्वालिटी के थे उनको अलग किया गया, फिर उनको पैकेट्स में पैक किया गया, उनमें अपने अपने नाम की लेबलिंग लगाई गई। तो ये सारे प्रोसेस हुए। तो अब भाई रिफाइन करने में भी आपका खर्चा आएगा, आप अपनी ब्रांडिंग करोगे उसमें आपके एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, फिर आप उनकी पैकिंग करोगे उसमें एक्सपेंसेस होंगे, लेबलिंग करोगे, सब में आपके कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन होती जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके एग्रीकल्चर जब लैंड पे थे तो 12 रुपए का खर्चा आया था, इंडस्ट्री में लेके आए तो 8 रुपए और खर्चा हो गए, टोटल हो गए 12 प्लस 8 20 रुपए। उसके बाद जब वो हमारा सर्विस सेक्टर में गया तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसमें बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसमें डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, या कोई भी आपके जिस भी मेथड के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो वहां पे वो कॉस्ट आपकी इनकर्ड होगी। मान लेते 2 रुपए आपके पर उस पे आ गई कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ आपका? 12 रुपए एग्रीकल्चर में, 8 रुपए इंडस्ट्री में,
₹2 सर्विस सेक्टर में। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 12 + 8 + 2 = 22। यानी कि आपके उस गुड्स की एक्चुअल वैल्यू कितने की हो गई? 22 रुपीज की हो गई। तो अब आपके जो गुड्स हैं वो 22 रुपए के कंसीडर किए जाएंगे, ना कि 12, 8 या फिर 2 रुपए के। उस एक गुड्स की कीमत कितनी हो गई? 22 रुपीज। और इसी हर स्टेज में जब उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ एड ऑन होता जा रहा है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड। इस वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू हमें मिलता क्या है? जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है जीडीपी एट एमपी। यानी कि जब आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप कोई भी काम करेंगे या वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप कोई भी गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उससे आप क्या फाइंड आउट करेंगे? जीडीपी एट एमपी। फिर इस जीडीपी एट एमपी को कन्वर्जन मेथड के थ्रू आपको नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल या नेट नेशनल इनकम आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो हमारा पहला मेथड क्या था? वैल्यू एडेड मेथड, जिसमें हमारी डिफरेंट सेक्टर्स में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सारे गुड्स की जो एक एक्यूरेट वैल्यू होती है या सम वैल्यू होती है वो मेरी आती है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ, जिसका नाम है इनकम मेथड। क्या नाम है? इनकम मेथड। इनकम मेथड को भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। क्या नाम हमने इनको दिया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड क्यों कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो भी इनकम आप अर्न करते हो उस इनकम के आपके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, मतलब डिफरेंट सोर्स से आपको इनकम होती है और उस इनकम को आप डिफरेंट जगह एलोकेट करते हो, डिफरेंट जगह आप उनको एक्सपेंसेस करते हो। तो जब आपकी इनकम के सोर्स डिफरेंट होते हैं या कई जगह से आपको इनकम अर्न होती है तो वो मेथड ऑफ पेमेंट मेरा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। और यहां पे हम लोग सिर्फ वही पैसे कंसीडर करेंगे या वही पेमेंट कंसीडर करेंगे जो हमने अर्न करी होगी, हमने कमाए होंगे, ना कि वो इनकम जो हमें बाय ट्रांसफर मिल गई होगी। यानी इनकम मेथड में आप सिर्फ वही चीजें कैलकुलेट करेंगे जिस चीज में मतलब आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और बदले में आपको कुछ रिसीव हो रहा है। यानी कि जितनी भी फैक्टर इनकम्स होती है सारी की सारी फैक्टर इनकम मेरी इनकम मेथड में कंसीडर करी जाती हैं। इसी वजह से इसका ये नाम क्या होता है? फैक्टर पेमेंट मेथड। हमारे इनकम मेथड में किसी भी तरह के जो मेरे ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर यानी कि गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, हेल्प, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन, कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें आपने कोई सर्विस रेंडर नहीं करी है और फिर भी आपको बदले में पैसा मिल रहा है, ऐसी कोई भी चीजें आप इसमें कंसीडर नहीं करोगे। इनकम मेथड में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर करोगे? जिसमें आपने बदले में कोई सर्विसेज दी हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिला है। जैसे कोई एक एम्प्लॉय है, उसने अपनी फर्म में काम किया, उसने अपनी फर्म को सर्विसेज दी तो बदले में उसको सैलरी मिल गई। एक लेबर है, उसने फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद उसको पैसा मिल गया तो वो उसके लिए वेजेस हो गई, वो इंक्लूड हो जाएगा। आपने किसी पर्सन का घर किराए पे लिया हुआ है, मतलब आपके पास खुद का घर नहीं है, आप किराए के घर पे रहते हो, तो आप उस पर्सन को पैसे पे कर रहे हो तो उसने अपने घर की सर्विसेज आपको दी हैं तभी तो आप पैसे दे रहे हो, तो रेंट आपका हो गया। तो जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जिसमें बदले में जिसमें आपने कुछ इन्वेस्ट किया था, कुछ दिया था, फिर आपको उसके बदले में इनकम अर्न हो रही है, वो सारे मेथड्स मेरे या वो सारी चीजें मेरी किसमें आएंगी? इनकम मेथड में। जब हम लोग इनकम कैलकुलेट करते हैं विद द मेथड ऑफ नेशनल इनकम तो हमें क्या मिलता है? मतलब जब आप पूरा ये नेशनल इनकम का मेथड परफॉर्म करेंगे तो नेशनल इनकम से हमें क्या मिलेगा? एनएनपी एट एफसी। वैल्यू एडेड मेथड से क्या मिल रहा था? जीडीपी एट एमपी। नेशनल इनकम से क्या मिल रहा है? एनएनपी एट एफसी। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में जितने भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं वो सारे लिए जाते हैं। इनकम मेथड में हम टोटल इनकम जो अर्न कर रहे हैं वो कंसीडर करी जाती है। थर्ड मेरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमारा होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? हमारे जो भी हम अपनी इकोनॉमी में खर्चा करते हैं, अब वो हमने चाहे कंजप्शन बेसिस पे किया हो, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे किया हो या गवर्नमेंट ने किया हो, हमारी इकोनॉमी में किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर एक्सपेंडिचर परफॉर्म किया जा रहा है या एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है तो वो सारी की सारी चीजें मेरी कहां आ जाएंगी? एक्सपेंडिचर मेथड में आ जाएंगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड का हमारा एक और नाम होता है इनकम डिस्पोजल मेथड। डिस्पोजल वर्ड, अब डिस्पोजल क्या होता है?
डिस्पोजल जैसे गिलास आपने देखे होंगे ना, डिस्पोजल गिलास हम लोग लेके आते हैं, डिस्पोजल प्लेट आती है, उनका काम क्या होता है? यूज किया, लेके आए, यूज किया, काम हो गया, उसको फेंक दिया, काम खत्म, अब वो मेरे स्टॉक में नहीं बची है। उसी तरह हमारी इनकम डिस्पोजल भी होती है। जैसे हमने 1000 रुपए कमाए, उस 1000 रुपए में से फिक्स है कि हर महीने हमें 800 रुपए तो खर्चा हो ही जाते हैं। तो ये जो 800 रुपए है, ये 800 रुपए आपके एक्सपेंसेस हैं। आपने 1000 में से 800 खर्चा कर दिया, तो ये 800 रुपए आपके क्या हो जाएंगे? डिस्पोजेबल इनकम, यानी ये इनकम तो आपकी खर्चा होनी ही होनी है। इसीलिए हम इनको नाम क्या देते हैं? इनकम डिस्पोजल मेथड। या फिर एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। अब कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी पर्सन जो वो इनकम अर्न करता है, उस इनकम को स्पेंड करने के सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। वो 3 ही जगह पे खर्चा कर सकता है। या तो वो कंज्यूम करेगा, यानी वो पैसा खर्चा किया और कोई चीज उसने इस्तेमाल कर ली, या तो वो सेव करके अपने पास रख लेगा, बचा के अपने बैंक अकाउंट में डाल देगा, या तो वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान पे इन्वेस्ट कर देगा। तो कोई भी जो इनकम होती है, उस इनकम को स्पेंड करने के 3 ही वेज होते हैं, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट या सेविंग। तो जब आप सेविंग कर रहे हो तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो बच गया ना, वो तो किसी के पास गया ही नहीं, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ, आइडियल पड़ा हुआ, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। तो सेविंग को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे अपने एक्सपेंडिचर में, क्योंकि वहां पे कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। तो बेसिकली हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग 2 चीजें कंसीडर करते हैं, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और इसीलिए इसका एक ये भी नाम है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी एंड एनडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड में 2 चीजें निकल के आती हैं, कौन कौन सी होती हैं? एनडीपी एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। ये 2 चीजें निकल के आती हैं। ये बेस करता है मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, जैसी मेरी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये चीजें कैलकुलेट होंगी। ठीक है, तो हमारी कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के? तो हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड में गुड्स की वैल्यू ली जाती है। इनकम मेथड में जो टोटल इनकम अर्न हो रही है, फैक्टर इनकम, वो कंसीडर होती है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जो टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कंसीडर किया जाता है। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है जीडीपी एट एमपी। जब हम लोग इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो निकल के आता है एनएमपी एट एफसी। और जब हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेशन करते हैं तो क्या निकल के आता है? जीडीपी एट एमपी या फिर एनडीपी एट एमपी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? एक बार नोट कर लीजिए, ये जो मेथड्स हमारे हैं ये क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, एक बार ये देख लीजिए कैसे क्या चीजें हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जो नेशनल इनकम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या कोई भी काम करते हैं, हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले 2 बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली, हमें क्या करना है, और दूसरी, हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है हमें इन दोनों बातों का पता होना कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या कौन कौन सी चीजें हमें उसमें लेनी है और कौन कौन सी चीजें हमें उसमें नहीं लेनी है, या फिर आपको कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करने हैं या कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले डूज, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या काम आपको करने हैं, या कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी। सबसे पहले डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज का मतलब यहां क्या हो गया? अगर गवर्नमेंट अपने जो उनकी पॉपुलेशन है या जो गवर्नमेंट के जो भी उनके लोग हैं या जो कंट्री में लोग रहते हैं, अगर गवर्नमेंट उनके डिफेंस के लिए कुछ सर्विसेज उन्हें दे रही है, जैसे पुलिस सर्विस, आर्मी की सर्विस हो गई, या कुछ लॉज एंड ऑर्डर लॉज बना दिए या रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, या उन्होंने जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है या मेरे इंडियन पैनल कोड है जिसके अंडर में हमें बहुत सारे केसेस फाइल किए जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट आपको किसी भी तरह के डिफेंस या सेफ्टी सर्विसेज दे रही है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो सर्विसेज आपको डायरेक्टली मिल रही है। जैसे अब आपके यहां चोरी हुई तो सबसे पहले आप क्या करते हो? चोरी हुई सबसे पहले किसको फोन करते हो? पुलिस को।
क्यों फोन करते हो? क्योंकि आपको पता है कि पुलिस आएगी, हमारी हेल्प करेगी और जो भी सामान चोरी हुआ है उसको पकड़ने में हेल्प करेगी, चोरों को पकड़ने में। तो आपको सर्विसेज मिली ना। या अगर आपकी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो आप सबसे पहले किसके पास जाते हो? आर्मी के पास जाते हो, क्योंकि आपको बिलीव है कि हमारी आर्मी जो है वो हमें उस वॉर से या उन जो भी अटैक्स हैं उनसे निकलने में हेल्प करेगी। तो जितने भी डिफेंस या सेफ्टी सर्विसेज होती हैं वो सर्विसेज हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड करी जाती हैं, क्योंकि वो हमारे लोगों को एक तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, जो कि उन्हें फ्री माइंडेड अपने वर्क को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो जितनी भी तरह के सिक्योरिटी सर्विस या डिफेंस सर्विस होंगी वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। दूसरा मेरा आता है फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट हमें किसी भी तरह की फ्री सर्विसेज दे रही है, फ्री सर्विसेज का मतलब वो हमें मतलब किसी भी तरह से हेल्प कर रही है, ठीक है। या जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा इंडिया में एक्टिव है, तो इस कोरोना वायरस के टाइम पे जो गवर्नमेंट डिफरेंट जगह पे उन्होंने जो किचन ओपन कराए, कमर्शियल किचन जो आपके ओपन कराए जहां पे लोगों को फ्री में खाना दे रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से सर्विसेज ही है। और ये जो खाना वो दे रही है वो पैसा कहां से आया है? हम ही ने तो दिया है, हमारे टैक्स के थ्रू तो इनकम हुई है और गवर्नमेंट ने उसको हमारे सोशल वेलफेयर पे खर्चा किया है, तो गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह की फ्री सर्विसेज हमें दे रही है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले प्रोविडेंट फंड क्या होता है? प्रोविडेंट फंड हमारा एक तरह का सिक्योरिटी फंड होता है जो कि हर एम्प्लॉयर बनाता है अपने एम्प्लॉयज के लिए, और उस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज दोनों की तरफ से इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाता है फॉर हिज रिटायरमेंट या फॉर हिज ओल्ड एज के लिए, मतलब उसके बुढ़ापे के लिए या उसकी ओल्ड एज के लिए जो हम एक पैसा सेव करके चलते हैं वो मेरा कहलाता है प्रोविडेंट फंड। इस प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अगर 1000 रुपए एम्प्लॉय दे रहा है तो 1000 रुपए एम्प्लॉयर भी उस अकाउंट में डालेगा, जिसके लिए वो एम्प्लॉय से कोई भी डिडक्शन नहीं लेगा। मतलब वो जो 1000 रुपए है वो एज अ सैलरी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और वो 1000 रुपए सीधे उसके प्रोविडेंट फंड में डाल दिए जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, 1000 रुपए एम्प्लॉय ने दिए और 1000 रुपए एम्प्लॉयर ने दिए। तो जो पैसा एम्प्लॉयर के थ्रू कंट्रीब्यूट हुआ है, यानी जो पैसा बॉस के थ्रू, एम्प्लॉयर जो पैसा एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोविडेंट फंड में गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट जो पैसा एम्प्लॉय के थ्रू गया है, यानी कि एम्प्लॉय ने जो पैसा भेजा है वो हमारे प्रोविडेंट फंड में जो गया है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो उसकी इनकम से ही गया है ना। तो वो तो फिर इनकम एक बार जुड़ चुकी है और दोबारा पीएफ में जोड़ देंगे तो 2 बार काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो ऐड किया जाएगा, अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है तो ऐड नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऐड होगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है रेंट। आप किसी के घर पे रह रहे हो, आपने किसी की कोई घर किराए पे लिया हुआ है, फैक्ट्री किराए पे ली हुई है, कोई सामान किराए पे लिया हुआ है, उसके लिए आप उसे रेंट पे कर रहे हो तो वो मेरा आ जाएगा, वो इंक्लूड किया जाएगा। आपको कोई प्रॉफिट हुआ वो इंक्लूड होगा। डिविडेंड मिल गया, यानी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, अब वो चाहे डोमेस्टिक कंपनी में करी हो या फॉरेन कंपनी में करी हो, किसी में भी करी हो, अगर आपने डोमेस्टिक या फॉरेन किसी भी कंपनी में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और उस इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई इनकम अर्न हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। वेजेस, सैलरी, मतलब जितनी भी आपके फैक्टर इनकम्स होते हैं वो सारे के सारे फैक्टर इनकम हमारे कंसीडर किए जाते हैं, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड, ठीक, ये सारी चीजें हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हम सभी लोग लेते हैं अपने डे टू डे बहुत सारी लाइफ, हम लोग अपने कुछ होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए, कुछ कार खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, शादी करने के लिए, घर खरीदने के लिए, फैक्ट्री में पैसा लगाने के लिए, तो डिफरेंट टाइप के पर्पस हमारे होते हैं जिसके लिए हम लोग लोन एक्वायर करते हैं। अगर आप लोन पे इंटरेस्ट प्रोडक्शन पर्पस पे दे रहे हो, यानी कि आपने जो लोन लिया है उस लोन से आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ इनकम जनरेट कर रहे हो, तो उसका इंटरेस्ट आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट अगर आपने जो लोन लिया है वो आपने कंजप्शन पर्पस के लिए लिया है तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अगर लोन प्रोडक्शन के लिए लिया है, फैक्ट्री में लगा रहे हो पैसा, बिजनेस में लगा रहे हो, तो उससे इनकम आ रही है, इनकम आ रही है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने जो लोन लिया वो अपनी शादी के लिए लिया तो भाई पैसा आया, शादी मैंने उड़ा दिया,
केटरिंग वालों को दे दिया, आइसक्रीम वालों को दे दिया, खाने वालों को दे दिया, टेंट वालों को, डीजे वालों को दे दिया, इन सबको दे दिया, मुझे पैसा मिला नहीं, मैंने कुछ यूज किया नहीं, वो तो कंजप्शन पे खर्चा हो गया ना। तो जब वो मेरे कंजप्शन पे खर्चा हो गया है तो वो मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कोई भी लोन आपने लिया है, उस लोन का अगर उस लोन का इस्तेमाल प्रोडक्शन पर्पस पे है तो नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, अगर उसका इस्तेमाल कंजप्शन पर्पस पे है तो वो इनकम में कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे डूज क्या हो गए, आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी है, गवर्नमेंट की सर्विसेज, गवर्नमेंट के डिफेंस आइटम्स, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, सैलरीज, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। ये सारी चीजें जो है वो आपको अपने नेशनल इनकम में ऐड करनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करनी है। मतलब कुछ भी हो जाए, आंख बंद करके मतलब देख समझ लीजिएगा या इसको दिमाग खोल के समझ लीजिए और एकदम इसको याद कर लीजिए कि ये चीजें तो हमें नेशनल इनकम में लेनी ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, सबसे पहला गिफ्ट्स, डोनेशन, चैरिटी, यूनिलैटरल पेमेंट या ऐसी कोई भी पेमेंट जो आपको वन साइडेड हो रही है, यानी आपने उसके बदले में कुछ दिया नहीं है बट आपको पैसा मिल रहा है, तो वो मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी इनकम नहीं है, वो मेरी ट्रांसफर इनकम है। और किसी भी तरह की जो ट्रांसफर इनकम होती है वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। तो गिफ्ट तो फ्री के ही मिलते हैं भाई। मेरा बर्थडे, मुझे गिफ्ट मिला तो क्या मैंने कोई सर्विसेज दी थी? नहीं, फ्री के गिफ्ट है वो, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। चैरिटी कर दी मैंने, डोनेशन दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दी अपने दोस्त की, या जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है तो मैंने प्रधानमंत्री केयर फंड में दे दिया, या फ्लड आई थी मैंने फ्लड विक्टिम्स को दे दिया, ड्रॉट आया तो मैंने अपने फार्मर्स को दे दिया। तो अगर मैंने किसी भी तरह के फाइनेंशियली हेल्प करी है या चैरिटी दी है, डोनेशन दिया है, गिफ्ट दिया है, तो वो मेरे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट, लेजर टाइम एक्टिविटीज। लेजर टाइम एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब आप कुछ प्रोड्यूस तो कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपनी इकोनॉमी के अंदर, बट उस प्रोडक्शन को आप सेल्फ कंजप्शन इस्तेमाल करो, मतलब सेल्फ अपने लिए आप काम कर रहे हो। जैसे आपने अपने टेरेस पे फार्मिंग शुरू कर दी है, आप टमाटो ग्रो करा रहे हो, जिंजर ग्रो करा रहे हो, ठीक है, या आप कुछ भी ऐसी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो करा रहे हो। तो अगर आप कोई भी एक्टिविटी अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो तो उससे कोई इनकम तो हुई नहीं, और जब उस एक्टिविटी से कोई इनकम नहीं हुई है तो वो मेरा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो लेजर टाइम एक्टिविटी, लेजर का मतलब फ्री टाइम एक्टिविटी, मतलब आप फ्री हो, कोई काम नहीं है आपके पास, तब जो आप काम कर रहे हो और उस काम का इस्तेमाल आप अपने कंजप्शन के लिए कर रहे हो, तो वो मेरा क्या कहलाता है, लेजर टाइम एक्टिविटी। ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस रेंडर बाय द हाउसवाइफ्स। अब जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो बहुत सारे काम करती हैं, बर्तन धोना हो गया, घर के साफ सफाई हो गई, खाना बना के देना हो गया, ठीक है, सुबह लंच पैक करके देना हो गया, कुछ फेस्टिवल्स है तो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। तो जो हाउसवाइफ जो वर्क करती हैं या जो हमारी मम्मियां हैं वो जो काम करती हैं, क्या उन काम के लिए उन्हें पैसे देते हैं? नहीं देते हैं। या क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं कि उन्हें कितना पैसा देना चाहिए? क्या कोई है जो बता सकता है, क्या कोई को कैलकुलेट करके दे सकता है कि हाउसवाइफ जो भी वर्क परफॉर्म करती हैं उस वर्क के लिए उन्हें कितना पैसा मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो तो फिर आप उसको नेशनल इनकम में ऐड भी नहीं कर पाओगे। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी सर्विसेज जो लोग आपको दे रहे हैं सिर्फ क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, लव है, अगर इस वजह से आपको कोई सर्विसेज मिल रही हैं तो वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सर्विस रेंडर हाउसवाइफ है वो भी ऐड नहीं होगा। अगर कोई आपका बेटा या बेटी फॉरेन में रहता है और उसने आपको पैसा भेजा तो वो तो फ्री का पैसा आ रहा है, मैंने तो कुछ भाई इन्वेस्टमेंट करी नहीं, ना मैंने उनको कोई सर्विसेज दी है कि वो मुझे पैसा दें। तो अगर कोई भी इनकम जो हमें अर्न हो रही है या कोई भी पैसा जो हमें आ रहा है अपने फॉरेन में, जो मेरा बेटा रह रहा है या बेटी रह रही, उससे जो पैसा आ रहा है वो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें इनकम अर्न होती है उस इनकम में से हम कुछ हिस्सा जो है वो अपने टैक्स में पे कर देते हैं। तो जब हम लोग अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जो टैक्स में पे किया है वो टैक्स मेरी इनकम से तो डिडक्ट हुआ है, वो पहले मेरी इनकम था ना, तो मैंने इनकम अपनी ऐड कर ली होगी। जब मैंने अपनी इनकम ऐड कर ली है पहले ही, तो फिर जो टैक्स पे कर रहा हूं तो वो मेरे इनकम में कंसीडर नहीं की जाएगी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स मेरे किसी भी तरह से नेशनल इनकम में इंक्लूड
नहीं होगा। ठीक है, तो अब मेरे क्या क्या चीजें हो गई, कोई भी फैक्टर इनकम, कोई भी सर्विसेज जो आपको किसी चीज के बदले में मिल रही हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। बट कोई भी ऐसी चीजें जिसमें आपने कोई सर्विसेज या कोई गुड्स नहीं दिए हैं फिर भी आपको मिल रही हैं तो वो आपके नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। ये दो बातें सबसे जरूरी है। एनआई पढ़ने से पहले या कुछ भी पढ़ने से पहले ये दो चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उसी तरह एनआई में भी है क्या ऐड करना है और क्या ऐड नहीं करना है। तो जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या ऐड करना है और क्या नहीं ऐड करना है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आई होप आपको डू एंड डोंट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, आज हम लोग बात करेंगे, हमारी क्लास नंबर है ये 11 और क्लास नंबर 11 से हमारा शुरू होते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे हमारे वैल्यू एडेड मेथड की। वैल्यू एडेड मेथड का इंट्रोडक्शन मैं आपको अपनी पुरानी क्लास में दे चुका हूं, पिछली क्लास में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उस क्लास को देखिए, समझिए वैल्यू ऑफ एडेड का कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप आइए क्लास नंबर 11 में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड का वो क्या होता है। वैल्यू एडेड यानी कि मेरे जो भी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं उन सारे गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है वो इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अब आते हैं मेरे फॉर्मूले की तरफ, अब बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि मेरा जो यहाँ पे आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है, जो हमने अपनी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, उन गुड्स की वैल्यू क्या है, यानी उनकी वैल्यू कितनी है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, उनकी मार्केट प्राइस कितनी है, वो मार्केट प्राइस मेरा कहलाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में जब हम लोग अपने इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट जो अभी पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं या मेरे जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो अगर आपने इकोनॉमी में जो भी गुड्स बनाए हैं वो पूरे इस्तेमाल हो गए, मतलब उनमें से कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ इस्तेमाल कर चुके हैं हम लोग, तो वहां पे फॉर्मूला मेरा क्या आता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर आपकी इकोनॉमी में आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनमें से कुछ गुड्स बच गए, जैसे आपने साल की शुरुआत में गुड्स प्रोड्यूस किए 1000 और साल खत्म होते होते अभी भी आपके पास 10 गुड्स बच गए, तो उनका क्या करेंगे, उनको अगले साल लेके जाएंगे ना। तो अगर आपकी इकोनॉमी में जो गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं और वो गुड्स बच गए हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस ये जो आपका ट्रायंगल शेप बना हुआ है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है डेल्टा। डेल्टा मींस चेंज, यानी कि आपके स्टॉक में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस हम इनमें ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। आपने साल भर के अंदर जो भी चीजें परचेज करी हैं तो उनका पूरा फॉर्मूला जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। चेंज इन स्टॉक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है। सिंपल से आपको दो चीजें याद रखनी है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सिंपल सी चीज है। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन है, नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, और आपका आंसर आ गया। तो दो फॉर्मूले सिंपल क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और दूसरा फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि हमें ना तो सेल्स गिवन है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें सेल्स नहीं गिवन है तो हम लोग सेल्स कैलकुलेट कर लेंगे बाय एडिंग द ऑल द 3 सेक्टर विच वी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। जो भी 3 सेक्टर हमारी इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उन सारे गुड्स का एडिशन हम लोग कर लेंगे, और वो जो एडिशन होगा वो एडिशन मेरा कहलाएगा सेल्स। जैसे अगर सेल्स नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर प्लस गुड्स प्रोड्यूस बाय द सेकेंडरी सेक्टर प्लस गुड्स प्रोड्यूस बाय द टर्शियरी सेक्टर। यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्टर ने कितना प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी ने कितना प्रोड्यूस किया एंड टर्शियरी ने कितना प्रोड्यूस किया। इन तीनों सेक्टर का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा
या आपके जो तीनों सेक्टर का प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन को ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद जो मेरी फिगर होगी वो फिगर मेरी कहलाएगी सेल्स। ठीक है, फिर सेल्स में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, और इसमें से माइनस कर देंगे जो हमने परचेजेस करी है। ठीक है, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा यहां पे वैल्यू एडेड, आपका जो भी वैल्यू उसमें ऐड होनी वो आपका सामने आ जाएगी। तो स्टूडेंट सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या था, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस, और चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज, अब आप लोग 12th स्टैंडर्ड में है तो बोर्ड्स वाले क्या करते हैं, आपके साथ ट्रिक्स अपनाते हैं। ट्रिक्स कैसी अपनाते हैं, वो आपको बहुत तरह की इंफॉर्मेशन दे देंगे। वो ये चेक करते हैं कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। तो भाई अब वो ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें भी ट्रिक इस्तेमाल करनी है। कैसे, आप जब भी क्वेश्चन लगाने बैठो तो बाकी सब भूल जाओ, आपको इंफॉर्मेशन क्या दी गई है क्या नहीं दी गई है कोई मतलब नहीं। जो मेथड आप अप्लाई कर रहे हो उस मेथड पे फोकस करो बस, बाकी एरियाज को भूल जाओ। जैसे आपको कुछ भी दिया गया, आपको 100 तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको 1000 तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको लाख तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो, बट जब आप वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर रहे हो तो आप कुछ चीजें मार्क कर लो पहले ही। मतलब जैसे ही आपने क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हो, पेंसिल ले लो हाथ में और मार्क करो कि मेरे लिए जरूरी क्या क्या है, बाकी चीजें छोड़ देना, पहले मार्क करो जरूरी क्या है। तो हमारे लिए जरूरी चीजें क्या क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस में आप मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये जो आइटम्स वाला एरिया है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पेंसिल से सबसे पहले मार्क कर लो कि हमें कौन कौन से आइटम्स चाहिए। जब आप आइटम्स मार्क कर लोगे उसको एक अलग जगह नोट कर लो। जब आपने अलग नोट कर लिया यानी कि अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट की है या वैल्यू एडेड मेथड की ही इंफॉर्मेशन गिवन है। बाकी इंफॉर्मेशन से आपको कोई लेना देना ही नहीं है, वो उसमें फिर कुछ भी हमसे कोई मतलब नहीं है। तो जब आप वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई कर रहे हो तो क्या क्या चीजें ढूंढोगे, सेल्स, सबसे पहले सेल्स मार्क कर लो, फिर परचेजेस मार्क कर लो, फिर ओपनिंग स्टॉक मार्क कर लो, फिर क्लोजिंग स्टॉक मार्क कर लो, फिर अगर मान लीजिए सेल्स नहीं गिवन है तो जितने भी सेक्टर ने जो प्रोड्यूस किया है वो सारा आउटपुट ले लो, जो भी उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, और अगर आपको इंटरमीडिएट दिया गया है तो वो मार्क कर लो। ये 6 चीजें आप मार्क कर लो, इनको साइड में नोट कर लो। इनके अलावा वैल्यू ऑफ आउटपुट में और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में 6 चीजें आपको लेनी है। क्या है वो 6 चीजें, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स। ठीक है, एक बार ये चीजें 6 चीजें नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगा इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक बार ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने जो क्वेश्चन मैंने पीछे आपको दिया है आपने उसको कहीं नोट कर लिया होगा, और अगर आपने उसको नोट नहीं किया हुआ है तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नोट करने से आपको उसकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। आई होप सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा अब तक। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप वैल्यू एडेड अप्लाई कर रहे हो तो आपको 6 चीजें ढूंढनी है। ढूंढ लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। मैंने आपके लिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नोट कर दिया है ताकि आपको इजी हो जाए समझने में कि क्या क्या आपको करना है और कैसे करना है। सबसे पहले आइटम्स हमें क्या लेने हैं, सेल्स, हमें सेल लेना है। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको सेल्स वर्ड दिख रहा है, नहीं है। जब कहीं सेल्स नहीं है छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। परचेजेस कहीं पे भी नहीं है। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है। पूरे क्वेश्चन में ना हमारे पास सेल्स है, ना परचेजेस है, ना क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक है। तो भाई है क्या हमारे पास, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल द सेक्टर्स, ये दिया गया हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया गया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम लोग टिक कर लेंगे कि भैया ये हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। इसके बाद इंटरमीडिएट कंजप्शन ये दिया गया है, ये मार्क कर लेंगे हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि पूरे क्वेश्चन में हमें अपने मेथड के लिए सिर्फ 2 बेसिक चीजें दी गई हैं जिनको हमें इस्तेमाल करना है।
जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जब मेरे सारे गुड्स बिक जाते हैं तब हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो यहां पे मेरे जितने भी गुड्स थे वो सारे के सारे सोल्ड हो गए, और जब मेरे सारे गुड्स सोल्ड हो चुके हैं तो फॉर्मूला मेरा सिंपल सा क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में मेरे जितने भी सेक्टर्स में प्रोडक्शन हो रहा है उन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड का मतलब यहां पे क्या हो गया कि यहां पे हम लोग प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पे जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरा कितना हो गया, 2000 प्लस 1800 प्लस 1400। ठीक, इन सब का एडिशन मेरा कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे हम लोग। 5200। ठीक है, 2000, 1800 एंड 1400, यहां पे आ गया मेरा 5200। दूसरी मेरी चीज जो थी यहां पे वो था मेरा इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना गिवन है, 1000, 800 प्लस 600, ये मेरा टोटल हो गया यहां पे 2400। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम लोग यहां पे माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी 5200 माइनस 2400, यहां पे हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, मेरा आंसर आ गया जीडीपी एट एमपी 2800। सिंपल था क्वेश्चन, आपने पूरा क्वेश्चन उठाया, पूरे क्वेश्चन में आपने पहले अपने 6 आइटम्स ढूंढ लिए, फिर उन 6 आइटम्स के बेस पे हमने यहां पे कैलकुलेशन कर दी। और जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि वैल्यू एडेड मेथड में हमारा जो आंसर निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। इसके बाद अगर आपको कन्वर्जन दिया गया है कि आपको कन्वर्जन करना है तो फिर आप डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, ये सारी चीजें लेंगे। अगर आपको कन्वर्जन नहीं कहा गया है तो ये यहां पे मेरा आंसर आ गया और मेरा क्वेश्चन खत्म। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया। जरूरी चीज क्या थी, पहले हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, वैल्यू एड माइनस इंटरमीडिएट, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम लोग बात करेंगे कि हमारे वैल्यू एडेड मेथड में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमें जरूरी है, यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं या कौन कौन सी बातें ऐसी हैं, यानी प्रिकॉशंस। हम लोग यहां पे वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस टेकिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब हम लोग वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग कौन कौन से प्रिकॉशंस कंसीडर करेंगे। तो लेट्स मूव, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस का मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो ध्यान रखने में पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। तो सबसे पहले इंक्लूड पे चलते हैं। इंक्लूड में हमारा आता है कमीशन। अगर हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू कमीशन अर्न कर रहे हैं, कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपने कोई सामान खरीदा उस पर कमीशन मिल गई, आपने कोई सामान बेचा उस पर कमीशन मिल गई। तो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स या सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, चाहे आपने फर्स्ट टाइम गुड्स के बेचे हो या सेकेंड हैंड गुड्स हो, किसी भी तरह से अगर आप सेल एंड परचेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अगर वहां से आपको कमीशन अर्न हो रही है तो वो कमीशन का जो पार्ट होगा वो कमीशन मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि कमीशन अर्न करने में आपने अपनी सर्विसेज दी ना, आपने एक एजेंट का रोल प्ले किया है, तो एजेंट का रोल आपकी सर्विसेज हो गई, तो सर्विसेज आपकी नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएंगी। तो कोई भी कमीशन जो आपको सेल एंड परचेज से मिलती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। दूसरा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी गुड्स सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए हैं, यानी कि सेल्फ कंजप्शन अपने लिए प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाएंगे, क्योंकि उन गुड्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो आप मार्केट में बेचते, और बेचते तो पैसा आता। तो जो भी गुड्स आपने अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए हैं, फिर वो चाहे आपने बेच दिए हो या अपने पास रखे हो, दोनों ही केसेस में वो नेशनल इनकम में कंसीडर किया जाएगा। थर्ड आता है इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट का मतलब हो गया, मेरा घर है,
मेरा मान फॉर एग्जाम्पल मेरा 3 स्टोरीज का घर में 3 स्टोरी में घर है और उन 3 स्टोरी में 2 मैं इस्तेमाल करता हूं, एक मैंने रेंट पे दिया हुआ है। तो अगर मैं वो जो 2 स्टोरी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, 2 फ्लोर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर वो भी मैं रेंट पे दे देता तो मुझे इनकम होती। तो मैं अपने ही घर में रह रहा हूं, अगर मैं उस घर को रेंट पे देता तो वो इनकम हो जाती, बट मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो रेंट नहीं मिल रहा है, बट फिर भी उस घर की वैल्यू हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो कोई भी इनकम जो मेरी हमने जिससे इनकम हो सकती है बट उसको हम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो मेरा इंक्लूड किया जाएगा। कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, मेरे जितने भी तरह के सेकेंड हैंड गुड्स हैं वो सेकेंड हैंड गुड्स कंसीडर नहीं होंगे। क्यों नहीं कंसीडर होंगे? क्योंकि वो पहले जब बिके थे, फर्स्ट टाइम जब बिके थे तो उनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो अब अगर हम दोबारा उनको बेचते हैं तो वो मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स, जो मेरे सेमी फिनिश गुड्स हैं, जो अभी रेडी फॉर यूज नहीं है या जो अभी इस्तेमाल करने लायक नहीं है, उन इंटरमीडिएट गुड्स को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। और तीसरा, सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी सेल्फ कंजप्शन के लिए चीजें, सर्विसेज, अब एक बात स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी चीज, यहां पे है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन और यहां पे है सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने गुड्स अपने लिए बनाए हैं तो वो ऐड किया जाएगा, बट अगर आपने सर्विसेज अपने लिए इस्तेमाल कर ली तो वो ऐड नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आपने अपनी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज 2 चीजें प्रोड्यूस करी, अगर गुड्स आप इस्तेमाल करते हो तो वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, बट अगर आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हो तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब एक प्रॉब्लम जो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आती है कि सर हम लोग फाइनल वैल्यू क्या लेंगे। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं, जब एक ही गुड्स के हम लोग कई बार वैल्यू ऐड कर लेते हैं या हर स्टेज पे उसकी वैल्यू ऐड करते हैं तो वो मेरा कहलाता है डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कैसे? एक फार्मर था, उस फार्मर ने वीट ग्रो किए, उन वीट्स की वैल्यू थी 400 रुपीज, यानी कि फार्मर ने 400 रुपए के वीट ग्रो करे। इस वीट को 400 रुपए में उसने किसको बेच दिया? मेरे इंडस्ट्री को बेच दिया। फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करे 400 रुपए के, इन 400 रुपए के वीट को उसने इंडस्ट्री में दिया। इंडस्ट्री वालों ने इस वीट को कन्वर्ट किसमें किया? फ्लोर में कन्वर्ट किया। उन्होंने किसमें कन्वर्ट किया? फ्लोर में। जब इन्होंने फ्लोर में कन्वर्ट किया तो यहां पे क्या हुआ? मेरे गुड्स में 200 रुपए ऐड हो गए, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है इंडस्ट्री मिल है, मशीन चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वर्कर को पैसा देना है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी ना। तो जब हम लोग का वेट था, वीट से हमने फ्लोर बनाया तो यहां पे हो गया मेरा 600, 200 रुपए वैल्यू ऐड हो गई। अब इंडस्ट्री वालों ने क्या किया? यही जो फ्लोर था इसको इन्होंने बेच दिया मेरे बेकर को, और बेकर ने उससे क्या किया? फ्लोर से बनाई उसने ब्रेड। उसी चीज को इस्तेमाल करके, उसका जो आटा था उसको इस्तेमाल कर उसने क्या बनाया? ब्रेड बनाया। जब उसने उस आटे से ब्रेड बनाई है तो बेक करा होगा, बेक के लिए उसकी मशीनरी लगी होगी, तो उसकी यहां पे वैल्यू ऐड हो गई, फिर से 200 रुपए की वैल्यू उसकी प्लस हो गई। तो अब गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई? 800 रुपए की हो गई। फिर बेकर ने क्या किया? बेकर ने इस 800 रुपए की जो बेक ब्रेड थी, उस ब्रेड को उसने बेचा शॉपकीपर को, कि शॉपकीपर भाई ले जाओ, तुम बेचो ले जाके। शॉपकीपर ने क्या किया? उस पूरी ब्रेड को उसने सोल्ड कर दिया, क्योंकि वो तो पूरी तैयार हो गई थी, उसने उनको सोल्ड कर दिया, और उस सोल्ड करने में उसने अपना प्रॉफिट लिया 100 रुपए का। तो मेरे कंज्यूमर को कितने की मिली? 900 रुपए। यानी कि जो मेरे फार्मर ने वीट ग्रो किया था 400 रुपए का, वो हर स्टेज में ऐड होते होते कंज्यूमर के पास कितने का पहुंचा? 900 रुपए का। कंज्यूमर के पास कितने का पहुंचा? 900 रुपए का। यानी 400 रुपए के गुड्स जो थे उनकी फाइनल वैल्यू कितनी हो गई? 900 रुपए हो गई। तो अब यहां पे क्या बात आती है कि अगर हम लोग टोटल वैल्यू ऐड करते चलते कि वीट कितने कमाया? 400 रुपए का, इंडस्ट्री ने कितने कमाए? 600 रुपए, बेकर ने कमाए 800 रुपए, शॉपकीपर ने कमाए 900 रुपए। तो अगर हम इन सबको ऐड कर देते तो वो मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू नहीं होती। मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू क्या है? जितने का आइटम कंज्यूमर को पड़ा है। जितने का आइटम कंज्यूमर्स को मिलेगा या जितने जो वैल्यू कंज्यूमर को देनी पड़ेगी, वो वैल्यू मेरी कहलाती है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि हम जो उसमें हर बार वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं वो हमारी हो। ठीक है, तो मेरे गुड्स की फाइनल वैल्यू कितनी होगी? 900, क्योंकि उतने का कंज्यूमर को मिला है।
इन सब के बीच में जो भी ये प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस मेरा हर वैल्यू स्टेज में चेंज होती जा रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे सारी वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो वैल्यू मेरी किसको मिली है, कंज्यूमर को। और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ डबल काउंटिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, इनकम मेथड, इनकम मेथड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, इनकम की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि आपको जिस भी चीज से पैसा मिल जाए, आपने अगर कमा लिया, अर्निंग कर ली है कुछ, तो वो आपका इनकम मेथड में चीजें जाएंगी। इनकम मेथड हमारे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का सबसे इजीएस्ट मेथड होता है, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा कोई 3-5 होता है, बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट होता है, और ना ही हमें इतना ज्यादा कुछ कन्वर्जन इसमें अप्लाई करना पड़ता है। सबसे अच्छी चीज जो हमारे इनकम मेथड के साथ है वो क्या है कि इनकम मेथड में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ काउंटिंग ईयर। यानी कि हमारे सम टोटल करेंगे जितनी भी फैक्टर इनकम हमने रिसीव करी है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो भी एक अकाउंटिंग ईयर में। यानी कि एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी एक साल में, आपने अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अर्न करी है, जिस भी मेथड से इनकम अर्न करी है, वो सारी चीजें आप अपने इनकम मेथड में कंसीडर कर सकते हो। अब सोचते हैं भाई इनकम आती कहां से, हम पैसा कहां से कमा सकते हैं, पहले तो यही सोच लेते हैं। तो इनकम कमाने का अगर आपने किसी का काम किया, ठीक है ना, अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, यानी कि आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, तो आपको वेजेस मिलेगी। वेजेस हमारे लिए इनकम होगी, क्योंकि हमने उसको सर्विस दी, उसने हमको वेजेस दे दी। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप फैक्ट्री वर्कर हो तो आपको वेजेस मिलती है। अगर आप ऑफिस वर्कर हो तो आपको सैलरी मिलती है। तो वेजेस एंड सैलरीज हमारा इनकम हो गया। और कहां से इनकम मिल सकती है हमको, और हमको इनकम मिल सकती है कि हमारा एम्प्लॉयर हमें कुछ दे दे, यानी जो मेरा बॉस है वो बॉस हमको कुछ दे रहा है। बॉस कैसे हमको दे रहा है, जैसे उसने हमको रहने के लिए घर दे रखा हुआ है, या वो हमें खाना भी देता है। मतलब हम कहीं ऐसी फैक्ट्री या फर्म, मतलब ऐसी फर्म में काम करते हैं कि वो हमें फूड भी दे रहे हैं, हमें एकोमोडेशन भी दे रहे हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं। तो अगर वो हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं रेदर देन माई सैलरी, मतलब मेरे सैलरी के अलावा अगर वो मुझे कुछ बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो वो भी मेरा एक इनकम ही तो हो गया, क्योंकि वो कमाई तो रहा हूं, मैं उन्हें सर्विस दे रहा हूं, वो मुझे ये सारी चीजें दे रहे हैं। इसके बाद अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपके फंड में कंट्रीब्यूट कर दे, यानी आपने कोई फंड स्कीम में पैसा लगाया हुआ है और उस फंड में आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारे एक तरह के फंड होते हैं जो कि जनरली लोग अपने फ्यूचर के लिए बनाते हैं। इसमें जितना एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एक एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों का ही इसमें इक्वल अमाउंट में जाता है। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, यानी जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो तो भाई मेरी इनकम का ही पार्ट है, तो उसको तो हम ले नहीं सकते हैं। लेकिन जो एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी मेरा बॉस जो हमें दे रहा है, वो तो मेरे लिए पैसा ही है ना, क्योंकि वो मेरे बॉस ने मेरे अकाउंट में डाला, तो वो तो मेरे लिए ज्यादा हो गया ना, तो वो मेरी इनकम हो सकती है। हमने किसी शेयर्स में पैसा लगाया और वहां से हमें प्रॉफिट आ गया, वो भी मेरी इनकम है। हमने कहीं किसी को, अपने दोस्त को या रिलेटिव्स को ब्याज पे पैसा दे दिया, लोन दे दिया, किसी को लोन से इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, वो भी मेरे लिए एक तरह से इनकम हो गई, है ना। तो यानी कि आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिस काम को करने से आपको इनकम मिल रही है, आपको अर्निंग हो रही है, वो सारे चीजें आपकी आ जाती है मेरे इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो चीजें हमारी आती हैं उसके हमने 3 ग्रुप बनाए हैं। बेसिकली आपको 3 ग्रुप ढूंढने हैं, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन में कितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई हो, आपको कुछ देखना ही नहीं है। अगर उसने कहा है कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय द प्रोसेस ऑफ इनकम मेथड, कि आप नेशनल इनकम निकालो इनकम मेथड से, तो कुछ देखो ही मत, कुछ देखो ही मत, सिर्फ 3 ग्रुप ढूंढो। अगर जहां वो 3 ग्रुप मिल जाए, छोड़ दो क्वेश्चन पढ़ना, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। वो 3 चीजें क्या है हमारी, जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो वो 3 चीजें हमारी क्या है, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, कि हमारे एम्प्लॉइज को क्या कंपनसेशन मिल रहा है, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड हमारी मिक्स इनकम। 3 हेड हमने बनाए, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम।
सबसे अच्छी चीज जो हमारे इस मेथड के साथ है वो क्या है, मिक्स इनकम आपको एज इट इज दिया गया होगा, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं। मिक्स इनकम का सिंपल हेड होगा कि मिक्स इनकम 100, 200, 500, 1000, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ कुछ भी हो सकती है। तो मिक्स इनकम हमारी एज इट इज आपको गिवन होगी, तो मिक्स इनकम के साथ तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं, तो ये तो एकदम ही छोड़ दो इसको। तो मिक्स इनकम जहां लिखी मिले वैसी उठा के फॉर्मूले में रख दो, ठीक बात। अब नेक्स्ट हमारे बढ़ते हैं कंपनसेशन से शुरू करते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आपके एम्प्लॉय को जो भी कंपनसेशन मिल रहा है, यानी आपका एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है और उस काम को करने के लिए जो उसे पैसा मिल रहा है, वो पैसा उसका कहलाता है कंपनसेशन। तो कंपनसेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, वेजेस एंड सैलरीज, अभी मैंने बात करी कि फैक्ट्री वर्कर है तो वेजेस मिलेगी, ऑफिस वर्कर है तो सैलरी मिलेगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, आपके एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, यानी कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब एम्प्लॉय को, एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो बहुत ज्यादा बच्चे कई बार इसमें ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन होगी, एक होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसको छोड़ दो, उसको लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो एम्प्लॉय का है, वो मेरा ही कंट्रीब्यूशन है जो मेरी इनकम में पहले जुड़ चुका है, तो दोबारा से हम उसको इनकम में नहीं जोड़ेंगे। हम कौन सा कंट्रीब्यूशन लेंगे, जो एम्प्लॉयर ने किया है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम काउंट करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या है, एम्प्लॉयर है तो वो हम काउंट कर लेंगे। तीसरा मेरा आता है पेमेंट इन काइंड्स। काइंड्स का मैंने अभी जैसे बोला आपको कि रहने के लिए घर दिया, रेंट फ्री एकोमोडेशन, फूड दे रहे हैं तो फूड आपका हो गया, ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कि आपको आपकी सैलरी के अलावा जो भी बेनिफिट्स हम आपको दे रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स आपके कहां आ जाएंगे, पेमेंट इन काइंड्स में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। अब ध्यान से इस चीज को समझिएगा, हमारे जो पेंशन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पेंशन्स का मतलब होता है हम अपने जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज पीपल्स हैं, हम उनके डेली एक्सपेंसेस के लिए उन्हें कुछ पैसा देते हैं। तो जो पेंशन्स होती हैं वो हम लोग ओल्ड एज पेंशन्स होती हैं और एक रिटायरमेंट पेंशन्स होती है। पेंशन दो तरह की होती है, ओल्ड एज पेंशन्स एंड रिटायरमेंट पेंशन्स। ओल्ड एज पेंशन का मतलब हो गया कि आप 60 साल से ऊपर हो तो सरकार आपको पैसा दे रही है कि भैया आपको अपने जीवन जीने के लिए हम आपको 1000, 2000, 5000 रुपए हर महीने देंगे। तो जो ओल्ड एज पेंशन होती हैं वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती हैं, क्योंकि वो हर उस बुजुर्ग को मिल रही है जो 60 से ऊपर है, भले वो कोई काम कर रहा हो ना कर रहा हो, उसने कुछ काम किया हो ना किया हो, कुछ भी चीज हो, वो हमारे बिना काम करे हम उस बुजुर्ग को पैसा दे रहे हैं, उस ओल्ड एज पर्सन को पैसा दे रहे हैं। तो ओल्ड एज पेंशन हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। लेकिन जो हमारा पेंशन और रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया, हम काम कर रहे थे और काम करने के बाद हम रिटायर हो गए हैं, हमने काम किया और काम करते करते हम रिटायर हो जाते हैं, तो वो मेरा होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो है वो हम काउंट करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या चीजें हैं, वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एंड हमारा लास्ट हमारा क्या आता है यहाँ पे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक होगा, क्योंकि भाई 12th में हो तो इतना इजी तो दे नहीं देंगे कि खाना बना के दे दिया लो बेटा खा लो। थोड़ा सा ट्रिक होता है, वो क्या होता है, क्वेश्चंस में एक चीज देखिएगा, अगर आपको कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय दिया गया है, अगर क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय दिया गया है तो ये सारी चीजें आपको नहीं लेनी है, ठीक बात, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय जो है वो इन्हीं का तो हेड है, इन चारों चीजों को जोड़ के ही तो कंपनसेशन बना है ना। तो जब इन चारों चीजों को जोड़ के ही मेरा कंपनसेशन आया है, तो अगर कंपनसेशन गिवन है तो हम ये चारों चीजें नहीं लेंगे, और अगर ये चारों चीजें गिवन है तो फिर कंपनसेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो या तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज लेंगे और या तो ये चार हेड लेंगे, इन दो में से कोई एक चीज लेंगे। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब आते हैं हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो हमारा तीन चीजों से मिलकर बना है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट।
रेंट का मतलब हो गया हमें कहीं से किराया मिल रहा, मेरा कोई घर था, मैंने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, वहां से मुझे पैसा आ रहा है, तो वो भी तो मेरे लिए इनकम हो गई। या मेरी कोई फैक्ट्री थी, फर्म थी, ऑर्गेनाइजेशन थे, गुड्स थी, सर्विसेज थी, मैं उनको रेंट करता हूं, लोगों को देता हूं और वो बदले में मुझे उसका किराया देते हैं। ठीक है ना? तो अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं तो वो भी तो आपके लिए इनकम होगी, क्योंकि आप अपने गुड्स या सर्विसेज उनको दे रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है, तो वो रेंट मेरा काउंट किया जाएगा। इंटरेस्ट, हमने किसी को लोन दिया है और उस लोन पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर हमें लोन देने पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम तो होगी, क्योंकि जो लोन है वो मेरा एसेट हो गया और लोन हमने किसी को दिया है उस पर हम इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो वो मेरी इनकम हो गई। तो रेंट और इंटरेस्ट भी मेरा इनकम का ही पार्ट होगा। तीसरा आता है मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट, जो भी हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं वो हिस्सा मेरा कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट जब हमें होगा, किसी भी फर्म को प्रॉफिट हुआ, फॉर एग्जांपल उसे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख के प्रॉफिट में वो क्या करेगी, कुछ हिस्सा जो है वो अपने पास रख लेगी कि भाई हो सकता है हमें इन फ्यूचर इमरजेंसी आ जाए, कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, या किसी ग्रोथ प्लान पे लगाना हो पैसा, या कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, या कुछ भी करना हो, तो फर्म क्या करेगी, 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए उसने अपने पास रख लिया। तो जो पैसा फर्म अपने पास रख लेती है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन का मतलब अपने पास रोक लेना। रिटेन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपने पास रोक लेना, वो कहलाता है रिटेन। और अर्निंग का मतलब जो मैंने कमाया, तो जो भी चीज मैंने कमाई अगर मैं उसको अपने पास रोक लेता हूं तो वो मेरी कहलाती है रिटेन अर्निंग। तो प्रॉफिट का पहला पार्ट क्या होता है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अपने पास रोक के रखा हुआ है, वो मेरा रिटेन अर्निंग हो जाएगा। प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा होता है डिविडेंड। डिविडेंड यानी मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अपने इन्वेस्टर्स में बांट दिया। जैसे कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जिन्होंने मेरी कंपनी के शेयर ले रखे हुए हैं, तो भाई उनको भी तो हमें कुछ ना कुछ फायदा देना होगा, तभी तो वो हम पे इन्वेस्ट करेंगे। तो अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ बांट देते हैं वो कहलाता है डिविडेंड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट का हिस्सा आप अपने पास रख लेते हैं वो कहलाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। तीसरा मेरा आता है कॉर्पोरेट टैक्स। प्रॉफिट के जिस हिस्से पे आप टैक्स पे करते हो, यानी जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट पे जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो टैक्स मेरा कहलाता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अगर ये तीनों गिवन है तो प्रॉफिट नहीं लेंगे, प्रॉफिट गिवन है तो ये तीनों नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट भी गिवन होता है और ये तीनों भी गिवन होते हैं, तो उन सिचुएशन में आपको प्रॉफिट को कंसीडर करना है, इन तीनों को कंसीडर नहीं करना। यानी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट लेंगे और ये तीनों चीजें छोड़ देंगे, और अगर ये तीनों चीजें गिवन है तो फिर यही 3 लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं फिर वहां पे। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ क्या चीजें देखनी है, जो ये मैंने चार्ट बनाया है इस चार्ट को आप कहीं नोट कर लो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही चीजें हैं जो आपके इनकम मेथड में आपको लेनी है। इसके अलावा या इसके अलावा कोई भी टर्म हमारा नेशनल इनकम के इनकम मेथड में नहीं लिया जाता है। ठीक है? तो एक समरी देख लेते हैं आपको क्या क्या लेना है। कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जिसमें आपका आएगा वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड आपका पेंशन ऑन रिटायरमेंट। दूसरा हेड आपका होता है ऑपरेटिंग सरप्लस का, जिसमें आता है रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट इंटरेस्ट एज इट इज गिवन होगा। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग जो पैसा अपने पास रोक लिया, डिविडेंड जो पैसा बांट दिया, कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो मेरा प्रॉफिट पे टैक्स लग रहा है। तीसरा होता है मिक्स इनकम, ये मेरी एज इट इज ऐसी की ऐसी ही होती है, तो इसमें हमें किसी तरह कोई ट्रीटमेंट करना है ही नहीं। जब आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका आंसर जो है वो आपके इनकम मेथड से निकल के आता है NDP at FC। क्या निकल के आता है? NDP at FC। वैल्यू एडेड मेथड में GDP MP निकलता था, यहां पे क्या निकल के आ रहा है?
एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में आप सिर्फ एक काम करोगे, प्लस NFIA, तो आपका क्या बन जाएगा, NNP एट एफसी। यानी कि जब आप इनकम मेथड कैलकुलेट करोगे तो इनकम मेथड को कैलकुलेट करने से आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एनडीपी एट एफसी। यानी जब आप इन सारी चीजों को ऐड ऑन कर लोगे तो क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट एफसी। फिर इस एनडीपी एट एफसी में सिर्फ आपको एक चीज करनी है, एनएफआईए ऐड कर दो। जहां आपने एनएफआईए ऐड किया वहां पे आपकी नेशनल इनकम आ गई और आपका क्वेश्चन फिनिश। समझ में आ गया सबको? तो क्या क्या चीजें आपको लेनी है, ये पूरी चार्ट आपको नोट करना है और सिर्फ यही चार्ट आपका नेशनल इनकम में आएगा। जब आप इसको ऐड कर लोगे तो आपका आंसर आएगा एनडीपी एट एफसी, और जब इसमें आप नेशनल इनकम ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एनएनपी एट एफसी। समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रिकॉशंस की तरफ। अब आते हैं हमारे प्रिकॉशंस की तरफ। प्रिकॉशंस में क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें इंक्लूड करनी है और क्या चीजें हमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो इंक्लूड तो मैंने आपको बता दी अभी थोड़ी देर पहले कि क्या क्या चीजें आपको लेनी है, तो वही सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है। कौन कौन सी है, कमीशन, ब्रोकेज, रेंट एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। यानी कि जो भी हमने फॉर्मूले में अभी आपको चीजें बताई वो सारी चीजें आपको नेशनल इनकम में कंसीडर करनी है। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करनी है, जिसमें सबसे पहले मेरी है ट्रांसफर अर्निंग। तो जितनी भी तरह की मेरी ट्रांसफर अर्निंग होगी, क्योंकि जो ट्रांसफर अर्निंग होती है वो तो यूनिलैटरल होती है, यानी वन साइडेड होती है। वन साइडेड में क्या होता है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं बट हमें पैसा मिल रहा है। जैसे हम बच्चे लोग अपने पेरेंट्स को देते हैं, या पेरेंट्स हम बच्चों को दे दें, या हमने गिफ्ट दे दिया, चैरिटी दे दी, डोनेशन कर दिया। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं, तो उसमें हमने कोई सर्विसेज या गुड्स तो दिए नहीं है बट हमें पैसा मिल गया है, तो वो चीजें मेरी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी, तो ट्रांसफर इनकम नहीं आएगी। दूसरा है इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी, चोरी कर दी, डकैती डाल दी, किडनैपिंग कर लिया, मार दिया किसी को। तो किसी भी इलीगल काम से अगर पैसा आ रहा है तो भाई वो काम आपका रोज का तो है नहीं कि रोज मारते हो किसी को, रोज किडनैप कर लेते हो, रोज तो नहीं करते हैं ना। तो जो काम आप इलीगल तौर पे कर रहे हो, जो गवर्नमेंट ने मना किया है और आप वो काम परफॉर्म कर रहे हो, उससे जो इनकम हो रही है तो वो भी आपकी नेशनल इनकम में नहीं आएगी, क्योंकि आप वो शो नहीं कर पाओगे। तीसरा, विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल का मतलब क्या हो गया, अचानक से बारिश हो गई। अचानक से बारिश करने से लॉटरी लग गई। आपने कोई लॉटरी टिकट खरीदी, 4-5 साल बाद पता चला वो लॉटरी लग गई आपको, तो ये क्या हुआ, ये विंडफॉल गेन हुई कि अचानक से सडन आपके पास इतना पैसा आ गया जिसका आपको अंदाजा नहीं था। तो विंडफॉल गेन आपके क्या होंगे, लॉटरीज हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी इनकम का ही एक पार्ट होता है जो आपने टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को दिया है। जैसे हमने जो भी कमाया उस कमाई पे तो हम टैक्स देते हैं। जैसे गवर्नमेंट के एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब गवर्नमेंट का टैक्स स्लैब नहीं ले रहे, एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 0 से 5 लाख कमाता हूं तो निल, यानी कि कोई टैक्स नहीं देना। अगर मैं 5 लाख से 10 लाख कमाता हूं तो 10% टैक्स देना है। तो जो ये मैं 5 लाख से 10 लाख कमा रहा हूं, ये मेरी इनकम पे तो टैक्स लग रहा है। तो जो इनकम टैक्स है या जितने भी मेरे कंपलसरी टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हम पे करते हैं, जितने भी तरह के डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस मेरी इनकम का ही एक पार्ट है। जब वो मेरी इनकम का ही एक पार्ट है और हम अपनी इनकम को पहले ऐड कर चुके हैं, तो दोबारा से हम उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉय में अपनी पूरी इनकम ले ली थी। तो जब हम यहाँ पे इनकम को एक बार ले चुके हैं तो दोबारा से जो ये इनकम टैक्स है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। या इन शॉर्ट अगर कहें तो आपकी इनकम के कोई भी पार्ट है जो आपके फर्दर दूसरे के इनकम बन रही है, वो आपके इनकम मेथड में कंसीडर नहीं। समझ में आ गया? एक्सपेंडिचर मेथड क्या है हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसमें हम लोग खर्चा करने की बात करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे? खर्चा करेंगे, अपनी इकोनॉमी पे कुछ पैसे स्पेंड करेंगे, कुछ पैसे एक्सपेंसेस करेंगे अपनी इकोनॉमी में, जो हमारे एक्सपेंसेस हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली में इसको कहते क्या है। तो सबसे पहले
इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड final goods and services within the domestic territory of an accounting year. यानी कि हमारा एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया कि हमने जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं हम उन सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे ऐड कर लेंगे. जैसे आपने 10 रुपए के चिप्स लिए, 10 रुपए लिख लिया. आपने 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक ली, 40 रुपए उसमें प्लस कर दिया. अब आपकी वैल्यू कितने एक्सपेंसेस कितने के हो गए? 50 रुपए के हो गए. फिर आपने 60 रुपए का कुछ अलग एक्सपेंसेस किए, तो अब आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 10 प्लस 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 110. तो यानी कि जैसे जैसे आप एक्सपेंसेस करते जाएंगे उन सारे एक्सपेंसेस को आप अपने एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड ऑन करते जाएंगे. ये जो एक्सपेंसेस है ये हम लोग किस पे करेंगे भाई? जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं ये सारे खर्चा हमारे किन चीजों पे होंगे? ये खर्चा हमारे होंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे. हम लोग एक्सपेंसेस वही काउंट करेंगे जो हम लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ले रहे हैं. अगर आप किसी भी तरह के इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा कर रहे हो यानी सेमी फिनिश गुड्स पे अगर खर्चा कर रहे हो तो सेमी फिनिश गुड्स के कोई भी एक्सपेंसेस मेरे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होंगे. बहुत ध्यान रखिएगा ये बात. अगर आपके एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स में हो रहे हैं तो वो कंसीडर किए जाएंगे, बट अगर आपके एक्सपेंसेस आपके इंटरमीडिएट गुड्स में हो रहे हैं या सेमी फिनिश गुड्स में हो रहे हैं तो वो आपके कंसीडर नहीं होंगे. ठीक है ना. अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इनके एक्सपेंसेस तभी काउंट किए जाएंगे जब ये मेरी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होती है. यानी कि अगर ये आपकी कंट्री के अंदर बनी है तब आपने खरीदी है. क्योंकि अगर मेरी कंट्री में बनी, मैंने खरीदा. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैं यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर हूँ, मैं इंडिया का ही हूँ, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी, मैंने कोई गुड्स बनाया, कोई सर्विसेज बनाई, आप लोगों ने उसको कंज्यूम किया और उसके लिए मुझे पैसे दिए. तो मैं इंडिया का बंदा था, मैंने इंडिया में ही गुड्स बनाए, इंडिया में ही बेचे और पैसा जो मिला वो भी मुझे आप लोगों से यानी इंडिया वालों से ही मिला है. तभी तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा, इंडिया की इनकम में जुड़ेगा. अगर मान लेते हैं मैं अमेरिका का बंदा हूँ, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ और आप लोगों ने मेरी फर्म से सामान खरीदा, यानी कि आपने अमेरिकन फर्म से सामान खरीदा ना, तो जब आपने अमेरिकन फर्म से सामान खरीदा है तो वो हमको तो मिलेगा नहीं, फिर वो इंडिया की इनकम तो ही नहीं, वो कहाँ की हो गई? अमेरिका की इनकम हो गई. तो एक्सपेंडिचर मेथड में लोग क्या करते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रही हैं उन सारी गुड्स पे अगर हम लोग एक्सपेंसेस करते हैं और उन एक्सपेंसेस का जो टोटल होता है या जो सम होता है वो मेरा आता है एक्सपेंडिचर मेथड. तो एक सिंपल सी डेफिनेशन इसका क्या हो गई? इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on the final goods and services for the production of domestic territory of a country during an accounting period. यानी कि एक साल के अंदर आप जो भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और किस पे कर रहे हैं? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस मेरे कहलाएंगे एक्सपेंडिचर. अब बात कर लेते हैं ये जो मेरे एक्सपेंसेस हैं इसको हम लोग कैसे याद रखें, हम लोग किसको क्या एक्सपेंसेस ले आए, किसको किस नाम से बुलाएं. क्योंकि ऐसे तो हम लोग बहुत सारे खर्चे करते हैं. आलू ले आए, प्याज ले आए, टमाटर ले आए, पनीर ले आए, दही ले आए, ठीक है, चिप्स ले लिए, कुरकुरे ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले ली, बिल्डिंग ले ली, लैंड ले लिया, ठीक है, या मशीनरी ले ली, फोन ले लिए, गैजेट्स ले लिए, मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस हम लोग करते हैं. अब ये जो एक्सपेंसेस हैं हमने इन एक्सपेंसेस का कुछ क्राइटेरिया बना दिया कि ताकि हमें बहुत ज्यादा जो ये हेड से इनको नोट ना करना पड़े, क्योंकि अगर हर चीज ऐसे नोट करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी हमारी. तो जब ये लिस्ट लंबी हो जाएगी तो इस लिस्ट को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. जी हाँ, हमने अपने एक्सपेंसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो अब पढ़ते हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा यहाँ पे? पहला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हमारे प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? यहां पे हम लोग कंसीडर किसको करेंगे? मेरे हाउस होल्ड को या फिर मेरे प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि मेरे कोई भी हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हम लोग जो घरेलू लोग होते हैं जो अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, रोज का खाना पीना, दाल चावल ये सब खरीदते हैं, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आते हैं.
प्राइवेट सेक्टर हमारा वो सेक्टर होता है जो वर्क करता है फॉर द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, वर्ड क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यानी कि आप जो भी खर्चा, यानी कि आपका हाउस होल्ड और आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोई भी खर्चा जो कंजप्शन पर्पस के लिए कर रहे हो, यानी अपने इस्तेमाल के लिए खर्चा कर रहे हो, वो आते हैं मेरे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसे हाउस होल्ड ने क्या खर्चा किया, वेजिटेबल्स ले आए, तो ये वेजिटेबल्स लाए, खुद कंज्यूम कर लेंगे, बात खत्म हो गई, तो ये हाउस होल्ड का कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइवेट फर्म्स का एक्सपेंडिचर कंजप्शन कैसे होगा, उन्होंने टेबल ले ली, फ्रिज ले लिए, एसी ले लिया, स्टेशनरी का आइटम ले लिया, अपनी फर्म या फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे कर रहे हो जो आप अपने लिए कर रहे हो या जिनका आपको खुद का यूज है, तो वो मेरे आते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। और अगर यही खर्चे हमारे हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर कर रहा हो, तो वो किस में लेते हैं हम लोग, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक बात। अब मेरे दूसरे एक्सपेंडिचर आते हैं, भाई हमने तो कर दिया खर्चा, हमारी ड्यूटी खत्म हो गई, मेरे जितनी जनता थी, जनता ने खर्चा कर दिया, अब खर्चा करने की बारी किसकी है, सरकार की। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी अपने कंजप्शन पर्पस पे, प्रोडक्शन पे नहीं, कंजप्शन पे। जैसे डिफेंस आइटम बना लिए उसने, डिफेंस इक्विपमेंट जो होते हैं ना, जैसे बम बना लिए, आर्मर्स बना लिए, बुलेट्स बना ली, गन्स बना ली, टैंक बनवा लिए, मिसाइल्स बनवा ली, इस टाइप की चीजें जो उसने बनवाई है, जिसने कंजप्शन पर्पस के लिए जो चीजें करी हैं, उसने सोशल वेलफेयर कुछ कर दिया है, यानी उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है, पैसे को इस्तेमाल कर रही है अपने भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उससे वो किसी भी तरह के गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट अगर किसी कंजप्शन पर्पस पे खर्चा करती है, तो वो मेरा कहां चला जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। थर्ड, अब ये तो हमने क्या किया, मेरे जो इनकम होती है, यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं, मेरी जो इनकम होती है, वाई मतलब इनकम, इनकम के दो खर्चे, या तो कंजप्शन करेंगे, इन्वेस्टमेंट या सेविंग करेंगे। यानी कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं, उस इनकम को हम दो ही जगह खर्चा कर सकते हैं। या तो हम उसको कंज्यूम कर लें, डे टू डे लाइफ का सामान खरीद लिया, या अपनी जरूरत का जो सामान था वो हमने खरीद लिया, तो कंजप्शन कर सकते हैं। या तो आप सेविंग करोगे, बैंक अकाउंट में पैसा डाल दोगे, और या तो उसके इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो बेसिकली आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट तो एक ही क्राइटेरिया हो गया, लगभग सिमिलर क्राइटेरिया हो गया कि आप पैसे सेव करके चल रहे हो। और दूसरा हमारा क्या है, कंजप्शन। तो हमारे इनकम से हम दो तरह के खर्चे करते हैं, एक कंजप्शन एक्सपेंडिचर और एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तो हमने बात कर ली कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। अब हम बात करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जब कोई भी फर्म या कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम पे पैसा लगाता है, और उस इन्वेस्टमेंट स्कीम पे पैसा इन्वेस्ट करने पे अगर उसको कुछ इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है, तो वो मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, हमने अपनी कैपिटल बढ़ाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए, कुछ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, कुछ प्रीमियम कमाने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए अगर हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वो मेरा कहलाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या किया, हमने अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मतलब जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी वो होती है जो फिक्स है, जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होने वाली है। फिक्स इन्वेस्टमेंट में मेरे क्या क्या एग्जांपल आ जाएंगे, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमारी फिक्स है, जो मतलब चेंज नहीं हो सकती है। अब आपने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी जो आपने अमाउंट जितने का खरीदा है, वो अमाउंट तो उतना ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंजमेंट हो नहीं सकता। अगर आपने मशीनरी 1 लाख की खरीदी, तो आप उसको 10 साल बाद भी 1 लाख की बताओगे कि भैया हमने 1 लाख की खरीदी थी। लैंड खरीदी है, सेम अमाउंट बताओगे चाहे जितने टाइम बाद पूछा जाए, और उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है आपको। तो जो जिन चीजों पे हमारी इन्वेस्टमेंट फिक्स होती है कि एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें उसमें टाइम टू टाइम एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे कहलाते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरे मेरे होते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ये मेरे स्टॉक्स पे किए जाते हैं। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे चेंज इन स्टॉक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, चेंज इन स्टॉक या फिर डेल्टा स्टॉक। यानी कि जो हम लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपेंसेस करते हैं, यानी अपने स्टॉक को घटाने बढ़ाने के लिए, या हम ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां पे हमें फर्दर टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को
दोबारा से एडिशनल इन्वेस्टमेंट उसमें टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमारी वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें टाइम टू टाइम उसमें एडिशनल कुछ मनी ऐड ऑन करनी पड़ेगी फॉर द एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो मेरी कहलाती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जैसे मेरे स्टॉक्स मेरे क्या कहलाते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि स्टॉक्स में हमें टाइम टू टाइम एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, हमें अपना ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को मेंटेन रखने के लिए कि कभी भी मेरे पास स्टॉक्स की कमी ना हो, हमें उस पर एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे कि रॉ मटेरियल मंगाते रहो, फिनिश गुड बेचते रहो, रॉ मटेरियल मंगवाते रहो, फिनिश गुड बेचते रहो। तो एक रॉ मटेरियल मंगवाओगे तो पैसा खर्चा होगा, फिनिश गुड बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आप ट्रांजेक्शन तो कर रहे हो ना रेगुलर बेसिस पे। तो वही चीज यहाँ पे है कि हमारा यहाँ पे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। तो 3 हम लोगों ने पढ़ लिए यहाँ पे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। लास्ट मेरा आता है यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट। अब नेट ये जो चीज है हमारी, ये मेरा नेट एक्सपोर्ट भी हो सकता है या नेट इंपोर्ट भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ये हमारा नेट एक्सपोर्ट भी हो सकता है या फिर नेट इंपोर्ट भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देख लेते हैं एक बार, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब यहां पे क्या हो गया? नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप एक्सपोर्ट में से, यानी आपने जितना सामान बाहर भेजा है या जितना सामान आपने बाहर बेचा है, उसमें से जो सामान आपने मंगवाया है, जितने का सामान आपने मंगवाया है, उसको माइनस कर देंगे। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, और अगर माइनस करने पे वैल्यू प्लस में आ रही है, यानी पैसा मेरे पास बच रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का, मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का और इंपोर्ट किया 50 रुपए का। तो मेरे पास यहाँ पे 50 रुपए बच गए ना, यानी मैं प्लस में चल रहा हूं ना। प्लस में जब चल रहे हैं तो वो मेरा हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। और अगर यहाँ पे सेम इसी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए का और इंपोर्ट कर लिया 150 रुपए का, तो क्या हो जाएगा? ये 50 रुपए माइनस में आ जाएंगे, यानी मुझे 50 रुपए यहाँ पे देने पड़ेंगे। और जब मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे तो वो क्या होगा? देंगे कब? जब इंपोर्ट करा होगा। तो यहाँ पे अगर मेरी फिगर प्लस में आती है तो यानी मुझे पैसा आने वाला है, पैसा आने वाला है तो ऐड कर देंगे। अगर फिगर यहाँ पे मेरी माइनस में आ रही है तो यानी पैसा जाने वाला है, पैसा अगर जा रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आपके क्वेश्चंस में नेट एक्सपोर्ट दिया है तो वो आप एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट दिया है तो आप इसको माइनस करोगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने पे पैसा आता है इसलिए ऐड होगा, इंपोर्ट करने में पैसा जाता है इसलिए माइनस होगा। तो एक्सपेंडिचर सबको समझ में आ गया? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब ये मेथड थोड़ा सा समझ, इसका फॉर्मूला समझने से पहले, कि फॉर्मूले पर डिस्कस करने से पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसमें कुछ चीजें ध्यान कर लेते हैं कि क्या चीजें हमें इसमें नहीं लेनी है, क्योंकि जो लेना है वो तो याद हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही बताते हैं ये ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो ऐड करो। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं लेनी है। तो नहीं लेने में क्या है, अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मतलब जब आप एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर रहे होंगे तो क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी है और क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है। सबसे पहला फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनली रेडी हैं आपके इस्तेमाल के लिए और आप उन पे खर्चा कर रहे हो तो वो आप इंक्लूड करोगे। अभी मैंने जैसे यहाँ ऊपर बोला ना कि हम लोग एक्सपेंडिचर कौन सा लेते हैं? जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, यानी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं जिनको मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर सकता हूं, वो फिनिश गुड है, रेडी टू यूज है, हम लोग सिर्फ उन्हीं का ही एक्सपेंसेस इंक्लूड करते हैं। सेमी फिनिश गुड का हम लोग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड आता है सेल्फ कंजप्शन। अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं अपने यूज के लिए, मतलब जैसे आप एक फार्मर है, आपने गेहूं उगाया और खुद ही यूज कर लिया, आपने पल्सेस उगाई खुद ही यूज कर लिया, वेजिटेबल्स ग्रो करी खुद ही यूज कर ली, तो अगर आप जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो वो सेल्फ कंजप्शन के लिए करते हो तो वहां पे क्या होगा? वो भी आपके एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होंगी। इस वजह से, क्योंकि अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो बेचते ही ना, तो पैसा आता ना, या आपने उसको बनाया यहीं पे ना, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया ना, यही उगाई है ना, तो जब गुड्स प्रोड्यूस यहाँ पे करे हैं तो वो यहाँ की इनकम में ऐड होगा, भले आप उसको बेचो या ना बेचो, क्योंकि उसको बनाने में आपने खर्चा किया होगा। जब आपने खेती करी होगी तो बीज लेके आए होगे, फर्टिलाइजर लाए होगे, इंसेक्टिसाइड लाए होगे, पेस्टिसाइड लाए होगे,
ठीक है, आपने हार्वेस्टिंग करी होगी, थ्रेशिंग की होगी, उसमें आपने इरिगेशन फैसिलिटी लगाई होगी, तो खर्चा किया होगा ना। तो अगर आपने कोई भी चीज बनाने पे खर्चा किया है, फिर वो चाहे आप उसको बेचो या अपने लिए इस्तेमाल कर लो, वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होगी। एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी चीज आपने अपने डोमेस्टिक कंट्री में बनाई है, फिर आप उसको चाहे बेच दो या उसको खुद इस्तेमाल कर लो, दोनों ही केसेस में वो आपके एक्सपेंडिचर मेथड में ऐड की जाएगी। नेक्स्ट मेरा जो यहां पे आता है वो क्या आता है, नॉट इंक्लूडेड। नॉट इंक्लूडेड का मतलब हो गया कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड नहीं करनी है। तो नॉट इंक्लूडिंग वाले केस में कौन सी चीजें हमें हमारी होंगी, पहला सेकेंड हैंड गुड्स। अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स ले रहे हो, कोई पुराने गुड्स ले रहे हो, तो वो नहीं ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार बिके थे तो वो ऐड हो चुके होंगे, है ना। क्योंकि हम लोग फाइनल गुड्स लेते हैं और फाइनल गुड्स तो पहली बार इस्तेमाल हो चुके हैं ना, तो हमारे कोई भी सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो हमारे कंसीडर नहीं होंगे। दूसरा, शेयर एंड बॉन्ड्स। शेयर एंड बॉन्ड्स हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट नहीं होते हैं। क्यों? अब आप कहेंगे सर शेयर एंड बॉन्ड तो इन्वेस्टमेंट है, फिर क्यों नहीं लेते हैं? तो शेयर एंड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, मैं आपकी बात मानता हूं कि शेयर में इन्वेस्ट करते तो पैसा आता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते तो पैसा आता है, लेकिन शेयर एंड बॉन्ड ये दोनों ही चीजें हमारी जो है ये पेपर वर्क है सिर्फ, ये कुछ प्रोड्यूस नहीं किया हमने। अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी है तो क्या कुछ प्रोड्यूस कर लिया, कोई सर्विसेज बना ली, कोई गुड्स बना ली, क्या बना लिया? कुछ नहीं बना पाए ना, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ बना नहीं पाए लोग। और हम लोग लेते कौन सी है, जिस इन्वेस्टमेंट से हमने कुछ प्रोड्यूस किया हो। तो किसी भी तरह के ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसमें किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है, वो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर एंड डिवेंचर, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये जितनी भी चीजें हैं ये जस्ट एज अ पेपर वर्क है, इसमें हम किसी भी तरह का गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इस वजह से ये मेरे एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं की जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आ गया कि जो भी हमने अपनी इकोनॉमी पे खर्चा किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, वो मेरे एक्सपेंडिचर मेथड कहलाते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड एक्सपेंसेस चार तरह के होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट और नेट एक्सपोर्ट। प्रिकॉशंस के बेसिस पे बात करें तो आपको फाइनल एक्सपेंडिचर और सेल्फ कंजप्शन ये ऐड करना है, सेकेंड हैंड गुड्स और शेयर एंड बॉन्ड्स पे इन्वेस्टमेंट आपको ऐड नहीं करनी है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? ओके। अब बात करते हैं हमारे फॉर्मूले के लिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे जो ये एक्सपेंडिचर मेथड है, इस एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है। तो लेट्स मूव टू द फॉर्मूला। अब बढ़ते हैं हम लोग फॉर्मूले की तरफ। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हमारा जो ये एक्सपेंडिचर मेथड होता है, इस एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें लेते हैं। तो बेसिकली इसमें तीन चीजें आती हैं। पहला, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहली चीज इसमें क्या आएगी, जितने भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो कंसीडर कर लेंगे। दूसरा मेरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हम अपने डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्म करने के लिए, यानी कि कैपिटल जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी कैपिटल को बढ़ाने के लिए या कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, एक्सपेंसेस का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहला हमारा क्या हो गया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारा क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। तीसरा मेरा आता है नेट एक्सपोर्ट, और मेरा कॉलम क्या है, नेट एक्सपोर्ट का। तो तीन चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। सबसे पहले हम नेट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या है, अगर आपके फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट दिया गया है तो आप ऐड करोगे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। नेट एक्सपोर्ट निकालने का तरीका यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है ना, आप जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट या फिर नेट इंपोर्ट। तो अगर आपका नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस हो जाएगा, और अगर नेट इंपोर्ट है तो माइनस हो जाएगा। अगर नेट एक्सपोर्ट आंसर आ रहा है, यानी अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो एक्सपोर्ट वैल्यू है तो ऐड कर दोगे, अगर आंसर माइनस में आ रहा है यानी वैल्यू आपकी इंपोर्ट की तरफ ज्यादा है, निगेटिव वैल्यू है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक्सपेंडिचर को हमने चार पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, उसी तरह यहाँ पे मेरा जो ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है ये भी दो तरह के हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
कि अगर कोई भी हाउस होल्ड या प्राइवेट सेक्टर खर्चा कर रहा है तो वो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और अगर कोई गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है तो वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक बात, तो ये दो चीजें मेरी हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरा पार्ट है वो मेरा ये पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड की वजह से बच्चे पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आप लोग सिर्फ एक वर्ड का ध्यान नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोग एक सिंगल वर्ड इग्नोर कर जाते हैं और उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आंसर मेरा जो है वो गलत हो जाता है। जैसे यहां पे हमें निकालना क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में गिवन होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपको गिवन होता है, बट इन केस अगर ये आपको गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे? इसको निकालने का तरीका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड क्या ऐड हुआ है, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे ये फिक्स वर्ड नहीं था, यहाँ पे क्योंकि टोटल था तो हम लोग फिक्स्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री बोलते थे। तो जब हम लोग अपने फिक्स कैपिटल और इन्वेस्टिंग कैपिटल को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि इन्वेस्टमेंट मेरी दो तरह की होती है, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो वही चीज यहाँ पे है कि फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि फिक्स इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है ना। तो पहले उन्होंने क्या किया, हम लोग को जब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना था तो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमने डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड कर दिया तो मेरा क्या निकल आया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक बात। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, मतलब ये समझ लीजिए आप कि 99% चांसेस, 99% चांसेस मैं बोल रहा हूं, 99% आपके सिलेबस में चांसेस होंगे कि ये गिवन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इन केस अगर ये गिवन नहीं तो आप क्या करोगे, क्योंकि कहीं अगर मान लो 1% वो 1% निकल आया कि उसमें नहीं दिया गया तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना बच्चों, डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो बिजनेस में पैसा लगाया वो, गवर्नमेंट ने कोई खर्चा किया वो, और हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया वो। यानी कि आपके बिजनेस में जो फिक्स इन्वेस्टमेंट हुई, आपके गवर्नमेंट ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करी, और आपके हाउस होल्ड ने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट करी। क्योंकि मेरी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट तो यही है, तो इन्वेंट्री तो आएगी ही नहीं। तो अगर किसी ने भी फिक्स इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, या तो प्राइवेट वाले करेंगे, या तो गवर्नमेंट वाले करेंगे, या हाउस होल्ड वाले करेंगे। तीन ही लोग कर सकते हैं और चौथा कोई होता नहीं है। तो प्राइवेट ने, मतलब बिजनेस ने, गवर्नमेंट ने और हाउस होल्ड ने जो भी फिक्स इन्वेस्टमेंट किए हैं, उन सारी फिक्स इन्वेस्टमेंट को अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो, इन दोनों तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आंसर आपका बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। ठीक है ना। तो एक बार अब पूरा फॉर्मूला देख लेते हैं कि पूरा फॉर्मूले में हम लोग को क्या क्या चीजें लेनी हुई है। तो आपको सिंपल सी चीजें लेनी, क्या क्या लेनी है, सबसे पहले उठा लो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो पहले हमने यहाँ क्या उठा लिया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक। दूसरा क्या उठा लो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट हमने क्या उठा लिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। हमने प्राइवेट ले लिया, हमने गवर्नमेंट ले लिया। अब ले लेते हैं तीसरा मेरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो थर्ड यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा मेरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो गया। इसके बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट एक्सपोर्ट। ठीक। जब आप अपने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन सब को ऐड करते हो तो मेरा आंसर क्या निकल के आता है, जीडीपी एट एमपी। क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। यानी कि आप प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जब ऐड कर दोगे तो इनको ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट।
समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालना है तो क्या करोगे? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, कि फिक्स कैपिटल यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो मेरा बन जाएगा इन्वेस्टमेंट, या इसको ये भी कह सकते हो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दोगे तो बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब एक छोटी सी बात और रह गई है कि अगर आपके क्वेश्चन में एक माइनर सा चेंज हो जाए कि यहाँ पे जो ये ग्रॉस वर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ पे अभी तक फॉर्मूला ये था, अब अगर यहाँ पे ग्रॉस वर्ड की जगह हमें यहाँ पे दे दे नेट, ग्रॉस की जगह क्या आ गया? नेट आ गया। तो अगर ग्रॉस की जगह यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल हो गया है तो यहाँ पे जो आंसर निकलेगा वो भी मेरा एनडीपी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो जीडीपी निकलेगा, अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो एनडीपी निकलेगा। ठीक है ना? अगर आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है यानी यहाँ पे ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आपका आंसर जीडीपी निकलेगा, और अगर यहाँ पे आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो आंसर आपका एनडीपी निकलेगा। ठीक, अब इसके कन्वर्जन देख लेते हैं कि कन्वर्जन कैसे होगा इसका। अगर इन केस आपको ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है तो आप क्या करोगे? जब ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है तो आंसर क्या आ रहा था? जीडीपी आ रहा था, तो आपका आंसर क्या आ रहा था? जीडीपी एट एमपी आ रहा था। तो आप पहले क्या करोगे? जीडीपी एट एमपी में से आप माइनस कर दोगे डेप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। इसमें आप ऐड कर दोगे एनएफआईए, तो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एमपी आ जाएगा, और इसमें से आप माइनस कर दोगे एनआईटी, तो आंसर आपका आ जाएगा एनएनटी एट एफसी। ठीक है ना? पहले क्या किया हमने? जीडीपी एमपी मेरा आंसर आया था, उस जीडीपी एमपी में हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो आ गया मेरा एनडीपी एमपी। फिर डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमने एनएफआईए ऐड कर दिया, तो एनडीपी एट एमपी में एनएफआईए ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एनएनपी एट एमपी। फिर एनएनपी एट एमपी में से हमने एनआईटी माइनस कर दिया तो आ गया एनएनपी एट एफसी। ठीक बात समझ में आ गया? तो अगर आपके क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है तो जीडीपी निकलेगा, तो कन्वर्जन आपका इस तरह से हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नेट डोमेस्टिक दिया गया है तो एनडीपी एमपी निकलेगा, तो फिर ये वाला स्टेप आपका नहीं होगा, तो फिर एनडीपी एमपी, फिर एनएफआईए और एनआईटी और आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। अगर ग्रॉस दिया है तो यहां से कैलकुलेशन होगी डेप्रिसिएशन से, अगर ग्रॉस नहीं दिया गया है, नेट दिया गया है, तो डेप्रिसिएशन नहीं। बात समझ में आ गई? तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था कि आपको क्या क्या लेना है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। इन चार चीजों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर आएगा, और उसमें से फिर जो कन्वर्जन आपसे बोला गया है कि नेशनल इनकम निकालो, ग्रॉस नेशनल निकालो, नेट नेशनल निकालो, वो आप कन्वर्जन मेथड